आइए, the various physical forms in which an element can exist are called allotropes of element. So the various physical form भी अलग हो जाएगी, various physical form in which an element can exist are called allotropes of that element. These different forms are due to their different structures. ये different forms क्यों हैं? क्योंकि इन सब के structures क्या हैं? डिफरेंट है तो सब एक ही एटम के बने, सब तो कार्बन के ही बनेंगे, लेकिन these different forms, जब मैं forms की बात कर रहा हूं तो ये allotropes ही तो हैं, have different structures, तो इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं. Now 3 allotropes of carbon are diamond, वैसे तो और भी हैं, but diamond, graphite and allotropes का मतलब है अपर रूप. एलोट्रोप का मतलब उसकी डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे ग्रेफाइट पेंसिल से लिखते हैं, वो भी उसमें भी सब कार्बन ही है, और जो डायमंड है जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है वो भी सब कार्बन ही है. और बकमिंस्टर फुलिरीन जो छोटे छोटे दाने दाने होते हैं, जब वो वेल्डिंग होती है ना तो जो छिटक से जाते हैं काले काले, वो बकमिंस्टर फुलिरीन है, वो भी सब कार्बन ही. तो आप समझिए है सब कार्बन ही. या अगर आपको घर में बकमिंस्टर फुलिरीन बनाना है तो एक पेंसिल का लेड इसमें डालो, एक इसमें, दोनों को टच करो, और जब उनमें स्पार्क होगा छोटे छोटे दाने छिटकेंगे पूरे पूरे कमी को. स्पार्क तो होगा, एक प्लस और एक माइनस है. अब पेंसिल तो कंडक्टिंग है, अगर पेंसिल की लेड नहीं आती है पतली पतली, वो लगा दो तो जब वो छिटकेंगे तो आपके कमरों में बकमिंस्टर फुलिरीन फैल जाएगा. तो ये चीज ठीक है. सो दीज आर एंड फुलिरीन. Now, diamond. So it is, diamond क्या है? Colorless, transparent, hardest substance in nature, with extraordinary brilliance. उसमें चमक होती है, ठीक है. Now it has 3-dimensional lattice. In which each carbon is covalently bonded with other 4 carbon atom. तो covalently bonded होता है. In this way it is, any diamond is a giant molecule, क्योंकि हर कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है. And in this way every diamond is a giant molecule. ये एक मॉलिक्यूल कहा जाएगा, क्योंकि सारे उसमें एक ही एटम है, एक ही टाइप के एटम है, इसलिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहा जाएगा. जैसे H2 क्या है? क्या वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है? और H2O क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है.
जब डिफरेंट मिले तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनता है, जब सेम सेम मिले तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनता है। तो जो डायमंड है वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि कोई भी जो डायमंड होगा तो डायमंड में इसकी अपनी अलग से ब्रिलियंस होगी। डायमंड के आर पार तो नहीं देखा जा सकता। डायमंड का मतलब क्या है कि जो भी इसमें लाइट होगी, तो कोई भी जैसे ये सब हम देख रहे हैं, सो दे आर हैविंग कुछ इसमें जो लाइट है तो वो अगर अंदर ही रह जाए देन इट इज़ ए काइंड ऑफ स्पेशल कटिंग। तो उसको हम क्या कहेंगे कि इट इज़ हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। समझ में आ गई बात? तो इसकी स्पेशल कटिंग की जाती है। जरा ये देखें कि इस तरीके से अगर हम इसको ऐसे कट कर दें, ये तो इसमें ये इसकी स्पेशल कटिंग है। तो जो डायमंड है उसमें 22.5 डिग्री का क्रिटिकल एंगल है। अगर उससे ज़्यादा पर लाइट जाएगी तो अंदर मान लीजिए लाइट आपने इसमें डाली, तो लाइट डालने के बाद ये नहीं कि यहाँ से निकल जाए, निकलती ही नहीं है। और ये इसकी ऊपर की सरफेस से जहाँ से लाइट जाती है तो वो लाइट अंदर ही अंदर घूमती रहती है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हाईएस्ट होता है। तो क्या इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो अंदर ही अंदर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट होगी यहाँ, और फिर दूसरी भी लाइट आ जाएगी। तो वो जब अंदर लाइट जा तो सकती है लेकिन वहां से निकल नहीं पाती, क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे हमने देखा कि वाटर ड्रॉपलेट में नहीं होता रेनबो फॉर्मेशन में, तो वैसे ही 22.5 डिग्री से ज़्यादा अगर एंगल हो गया तो वो ज़्यादा हाई है। कटिंग ऐसी की गई है कि ये यहाँ पे जब हिट करे ऊपर वाली सरफेस से तो ये एंगल 22.5 से ज़्यादा हो। तो जो डायमंड की अगर मुंदरी है या नग है तो जहाँ से लाइट जाती वहीं से चमकेगा, खूब ज़्यादा चमकेगा। और अगर डायमंड में लाइट चली जाए तो भी 5 मिनट तक लाइट को बाहर निकलने में लग जाता है, तो डायमंड तब भी चमकता रहता है। तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट बाहर नहीं निकल पाती है। सो दिस ब्रिलियंस इज ड्यू टू कैप्चर ऑफ लाइट। ये किस वजह से होता है कि लाइट अगर एक बार अंदर चली जाए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वजह से वो निकल नहीं पाती, और इसी वजह से जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वजह से ये ज्वेलरी के काम में आता है। समझ में आ गई बात आपको ना? So it is a giant molecule. आइए सर जाइंट मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल नहीं सर, वो तो है लेकिन वो डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, एक मिनट बता। Brilliance of diamond in dark. ओके, जायंट का मतलब है इसके क्या सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल ही तो हुआ। ये देखिए, इट इज अ मॉलिक्यूल, कोई ऐसा तो नहीं अलग अलग है। हर एक सी किसके साथ जुड़ा हुआ है? एवरी सी, एवरी कार्बन एटम इज कनेक्टेड विद अदर 4 कार्बन एटम्स। ये तो 4 कार्बन एटम के साथ ये कनेक्टेड। तो इन दिस वे अगर ये कनेक्शन है देन इट इज ए काइंड ऑफ जायंट मॉलिक्यूल। और हर एक के बीच में एंगल कितना है? 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो ऐसा है हर एक के बीच में। तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, वो सब हम आपको बताएंगे। सो इट इज ए जायंट मॉलिक्यूल। नाउ लेट अस सी। ये देखिए, तो डायमंड में अगर नाइट पे भी हो तो वो लाइट को कैप्चर कर लेगा। ऐसे लाइट नहीं पड़ रही, लेकिन इसके अंदर की जो लाइट है उसकी वजह से क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है।
थोड़ी देर ही होगा ना ये। थोड़ी देर रहेगा, 5 मिनट तक चमकता रहता है डायमंड। तो उसके अंदर से लाइट निकलने में जितना टाइम लगता है तो 5 मिनट तक फिर भी डायमंड टेस्ट है कुछ नहीं। तो कोई भी डायमंड हो, रियल हो या हाँ, इसकी कटिंग इस तरीके से की जाती है कि और इट इज ए जायंट मॉलिक्यूल जिसमें कि कार्बन कार्बन और कार्बन दैट इज CCC के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 109.5 डिग्री। लिखने दो उसको। फिर शांत हो जाओ। बोल रहा है LTT का बंदा इधर कैसे बैठा कुणाल बोल रहा है। अब बस तो तेरी आ रही है करूँगा। सुनने को बोल रहा है। नहीं आया उसको मैसेज कर रहा था, बोला कि वो साइंस की और वो SST कॉपी लेके आना भाई। ना जैसे कि अगर इसमें इसकी टेट्रावैलेंसी है तो मैंने ये टेट्रावैलेंट बना दिया, ऐसा होगा। फिर हर एक के साथ और भी जुड़े होंगे तो इसमें जो कार्बन कार्बन और कार्बन है इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये कहीं से भी ऐसा किया जा सकता है, ये नहीं कि एक ही तरफ से। इट इज टोटली स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर ये जैसे मैंने पकड़ लिया, सो इसमें जो भी ये कार्बन 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 का एंगल है, बॉन्ड एंगल, वो कितना है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री और 28 मिनट, जबकि 1 डिग्री में 60 सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो समझ में आ गई बात कि नहीं? तो बहुत आपको बस इतना याद रखना, इतना होता है। तो हर एक के बीच कितना एंगल होगा, और अगर मैं इस चीज़ को पूरा बनाते चला जाऊं तो पूरा वही स्ट्रक्चर बन जाएगा डायमंड का, सारे लेकर के ना। ये जरा देखें, तो जब हम ऐसे बनाएंगे तो दो को प्लेन में ले लेंगे। ये देखो, फिर से देखो कि अगर ये देखो, क्या ये और ये और ये मैं अगर पकड़ लूं एक प्लेन में, ये देखो तो मैंने पकड़ लिया, एक प्लेन हो गया कि नहीं? तो क्या एक आपकी तरफ है और एक मेरी तरफ है? देखो, फिर से देखो, ये एक प्लेन है तो एक प्लेन में, इसको एक प्लेन में लेने के बाद एक आपकी तरफ एक आगे एक पीछे, फिर से देख लीजिए तो एक कोई भी सूटेगा, मान लीजिए ये ले लिया तो हमने इसको प्लेन में पकड़ लिया कि नहीं? ये प्लेन है तो एक आपकी तरफ और एक मेरी तरफ। तो अब मैं इसको प्लेन में बना रहा हूं। अब जरा देखिए, एक किधर होगा, एक क्या आगे की तरफ होगा, आगे आगे जब बनता है तो उसको कहते हैं वेज, और जब पीछे बन गया उसे क्या कहते हैं, डैश। उसको क्या बोलेंगे, डैश। तो ये आगे है और ये पीछे, दैट इज डैश, और इसे क्या है, वेज। तो वेज एंड डैश फार्मूला। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया। सो ये क्या है, ये हमने इसका 3D शेप बना दिया। और ये क्या है, अब इसमें जरा एक और बात देखो। ये गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मान लीजिए मैं इसके नीचे एक या सरफेस बना दूं और एक यहाँ से इसे कवर कर दूं, जैसे आप वो नहीं होती कैनोपी, कैनवास, तंबू काटा जाता है, तो एक ऐसे लगा दूं, एक ऐसे लगा दूं, एक ऐसे लगा दूं और एक नीचे। तो क्या इसमें 4 सरफेस आ जाएंगी? तो टेट्राहेड्रल नहीं हो जाएगा? हीड्रल का मतलब फेस, तो 4 फेस हो गए कि नहीं? एक नीचे का, एक इधर से, और एक जैसे ट्रायंगल से इसे कवर कर दिया जाए।
ट्रायंगल बना के कवर कर दो और अंदर डायमंड डाल दो। तो मान लीजिए जैसे अब ये स्ट्रक्चर इसमें आया हो तो क्या ये टेट्राहीड्रल नहीं है? सर मान लो मैं इसी में डाल दूं, इसी में डाल दूं, तो ये चीज तो आ सकती है ना कि नीचे। तो नाउ इट इज इसी तरीके से 3, इसमें 4 है, 4 ना हो 3, कैसी साइड हो बताइए? 3 की। तो देन इट विल बी टेट्राहीड्रल। तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा हर कार्बन का? टेट्राहीड्रल। 3 ऊपर की सरफेसेस होंगी और एक नीचे की होगी, तो ये होगा। और बताओ CCC बॉन्ड एंगल कितना होगा? ये बिल्कुल सही कहा गया। और CC जो कार्बन की बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी होगी? 154 पिकोमीटर। कितनी होगी बताओ इसके बीच की बॉन्ड लेंथ? 154 पिकोमीटर। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, दैट विल बी ट्रांसफर। नाउ अब जरा हमारे देखो। स्कूल में आवर एनवायरनमेंट स्टार्ट करा हाँ? हमारे स्कूल में नया चैप्टर स्टार्ट करा चलिए, तो चलिए जैसा कि इन्होंने कहा कि कार्बन का ये टेट्राहीड्रल होता है। और CCC बॉन्ड एंगल क्या बताया? सर 1095 से ये 105 करेक्ट, बहुत अच्छी चीज इन्होंने बता दी। सो डायमंड इज ए जायंट मॉलिक्यूल इन विच CCC बॉन्ड एंगल is 109.5 डिग्री एंड कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? is 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर क्या होता है? पिकोमीटर का मतलब है कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। मीटर का जैसे होता है मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो ट्रिलियंथ पार्ट, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, जिलियन। तो आपको ये बात मालूम है कि 1 मिलियन क्या होता है? 10 टू द पावर 6। 1 बिलियन 9 और 1 ट्रिलियन तो 10 टू द पावर 12 और 1 जिलियन 15 तो आप ये समझ गए ना कि 3 का अंतर पड़ रहा है। तो ट्रिलियंथ पार्ट ऑफ 1 मीटर इज कॉल्ड 1 पिकोमीटर। इसे क्या कहेंगे? 1 पिकोमीटर। तो पिकोमीटर को आप कैसे लिख सकते हैं? कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है? 154 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। ठीक है। सो इट इज हैविंग एक्स्ट्रा ब्रिलियंसी। क्यों होती है? इट इज स्पेशली कट so that whatever light enters from its upper surface, it is totally internally reflected within it, and it is having extra brilliance due to its high refractive index, that is 2.42. So it is specially cut in such a manner that light enters from its, अगर इसकी जो टॉप सरफेस है, हाँ बोलो, 154 पैटर्न है क्या? मतलब इन दोनों कार्बन के बीच की लेंथ है, 2 कार्बन है तो इसके सेंटर से इसके सेंटर की लेंथ, तो दैट इज कॉल्ड कार्बन बॉन्ड लेंथ। वैसे ये जो मैंने आपको दिखाया है ऐसा भी नहीं होगा, और ज्यादा अगर हम एक्चुअली देखें, ये तो मैंने आपको दिखाया है तो ऐसा हो सकता है, चारों काले कर दिए जाएं, और फिर ऐसा भी नहीं होगा। अब ये आपस में एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, जैसे 2 बॉल एक दूसरे में घुस ना जाए, 2 लोई चिपक जाए, तो उनके सेंटर से उनके सेंटर की बॉन्ड लेंथ होगी। कोई उनके बीच में लाइन तो होती नहीं है, उनको आपस में एटम को क्या करना पड़ता है बताओ? ओवरलैप होना पड़ता है कि नहीं? तो ना ऐसा होगा और ना ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि आपस में टच हो, बल्कि वो एक दूसरे के अंदर थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, ग्रिप्ड होंगे। जैसे एक है कार्बन तो दूसरा इसी में ऐसा, तीसरा इसमें ऐसा और चौथा ऐसा। समझ में आ गई बात कि नहीं? और फिर उसके सेंटर से इसके सेंटर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 154 सेंटर, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच की, दैट इज 154 पिकोमीटर। सो इट इज कट इन सच ए मैनर दैट लाइट इंटर्स, ठीक है, इन इट from one surface
and by TIR. TIR का क्या मतलब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इट इज ट्रैप्ड विद इन इट. ये उसी के अंदर ट्रैप हो जाएगी. इट इज ट्रैप्ड विद इन इट. सो इट इज यूज्ड एज ज्वेल. सर इट इज यूज्ड एज. हाँ सर डायमंड से सिर्फ टेट्राहेड्रल क्यों होता है, उसके अलावा क्यों? देखो, डायमंड का सिर्फ तो टेट्राहीड्रल नहीं होता. आधी बात आप समझे. कार्बन टेट्राहीड्रल. सॉरी कार्बन. कार्बन. और जो डायमंड है वो 3 डायमेंशनल लैटिस है. डायमंड जो चीज है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड आप देखिए. इट इज नॉट ए टेट्राहीड्रल. एक कार्बन टेट्राहीड्रल है. समझ में आई बात कि नहीं? कार्बन टेट्रावैलेंट भी है और साथ ही साथ क्या है? हीड्रल का मतलब समझते हो? व्हाट डज इट मीन बाय हीड्रल? जरा ये देखो. चार साइड से कवर करना है. ये देखो लाइक दिस, कि अगर मैं क्या करूं, 1 2 3. सो ये देखिए, बताओ इसमें कितनी सरफेस आपको दिख रही है? और एक इधर की, एक इधर की, एक पीछे की भी तो है और एक बेस भी है. जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई ट्रायंगल हो, ये तो इस तरीके का. ये देखो, ये चीज तो 3 ऊपर की सरफेस है और एक कैसी है? नीचे की. तो टेट्राहीड्रल हो जाएगा कि नहीं? अगर मैं इसमें इसको डालने की कोशिश करूं तो आराम से ही चला जाएगा. चला नहीं जाएगा. एक टॉप में रहेगा तो मैं इसी में इसको बैठाता हूं. ये हमारा टेट्राहीड्रल है. बताओ, अगर सेंटर में मैं कार्बन का एटम रख दूं और एक यहां रख दूं और एक कहां रख दूं और एक इधर रख दूं और एक इधर, बोलो पूरा बैठ गया कि नहीं? तो इसमें इसी तरीके से मैं इसी के ऊपर एक कवर कर दूं कपड़े से, तो देन इट इज टेट्राहीड्रल. 4 सरफेस हो गई कि नहीं? सो इट इज टेट्रावैलेंट और इसका जो होगा हर एक पॉइंट जो है वो टेट्राहीड्रल. अब जरा देखो, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. तो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड कैसा होगा? ठीक है. उसकी हवा निकाल लीजिए तो उसकी नाम को बोल के हवा बन जाए. स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. Structure of diamond and graphite. Now, तो टॉफी लेने गया था. नहीं भाई, चलेगा ना अपने साथ. सर टॉफी unnecessary. You just get out of the class. एक तो लेट आए, फिर अगर पहले आकर आप बोलते कि सर अभी आज इन्वायरमेंट कराइए, आधी क्लास होने के बाद बोल रहे हो सर इन्वायरमेंट कराओ. अगर आना था तो मैं पहले से वेट कर रहा था कि प्रांजल आ जाए तो जो वो बोले वो कराएं. क्लास के बीच में आप 6:43 पर आए हो और अब कह रहे हो कि टॉफी ले ली, फिर हवा निकाल दी. अननेसेसरी का प्रोवोकिंग, क्रिएटिंग न्यूसेंस, ये सब इस युग में नहीं चलता. चलिए अब देखो, अभी दिखेगा. वो तो तेज है, वो 6 बजे है, 6:30 The बजे first है. allotrope of तो carbon नहीं we बन will सकते ना discuss वैसे. is diamond. In the diamond structure, each carbon atom is connected to 4 other carbon atoms in a tetrahedral arrangement. 3 such tetrahedra are joined to form a puckered 6-membered ring as shown here. This is capped by a 4th tetrahedron to form a structure that is itself a larger tetrahedron. Here एक is zoom in टेट्राहीड्रल से to 4 focus on this टेट्राहीड्रल और ये tetrahedron. खुद भी टेट्राहीड्रल. चेक करो, क्या इसको अगर हम देखें तो क्या ये खुद भी टेट्राहीड्रल नहीं है? The of this building block gives a larger structure that retains this tetrahedral इसी पे shape बढ़ाते as चले shown जाओ, here. सो टेट्राहीड्रल होता चला Diamond जाए. is an example of a network covalent solid, which means that it has covalent bonds that extend in 3 dimensions throughout the structure.
Instead of a collection of small molecules, a diamond is essentially one large molecule. As a Large result, molecule. diamond is a good conductor of heat and is one of the hardest substances known. The diamond structure can also be visualized as a cubic. Here we show the same four tetrahedra as in the last example. उतना ही था। अब इसके बाद ग्रेफाइट देखेंगे ना। अब देखो, so we have seen that diamond is having three-dimensional lattice and its structure is tetrahedral। ये एक तरीके से एक के ऊपर एक टेट्राहीड्रल रखते चले जाओ तो बड़ा टेट्राहीड्रल बन जाएगा, जैसे उसमें दिखाया गया कि नहीं। सो इट इज ए टेट्राहीड्रल, इट्स स्ट्रक्चर इज टेट्राहीड्रल। नाउ okay, so it is used as jewel। ये ज्वेलरी में यूज होता है। क्यों यूज होता है? ड्यू टू इट्स हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ड्यू टू इट्स हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, सर 2.42 से ऊपर कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता क्या? नहीं, हाईएस्ट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन है। नाउ अब जरा देखें, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करता बताओ? क्या इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है? चारों के चारों इलेक्ट्रॉन तो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसमें बचा नहीं। सो इसलिए डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज ड्यू टू इट्स हार्डनेस इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब समझते हो? किसी चीज को घिसने के काम में आता है। सो इट इज यूज्ड एज एब्रेसिव ड्यू टू इट्स हार्डनेस। तो जो इसके बर्स बच जाते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़े, उनको ग्लू करके पेपर पे चिपका दिया जाता है, कपड़े पे, और फिर उससे क्या की जाती है? दरवाजे के पेंट की घिसाई की जाती है या कहीं पर भी। एब्रेसिव का मतलब रेगमाल। एब्रेसिव का क्या मतलब है? सैंड पेपर। जैसे आप कोई चीज घिसते हो ना, कोई चीज तो वो चीज होती है, तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो किसके होंगे? डायमंड के होंगे। सो इट ड्यू टू इट्स हार्डनेस इट इज। वैसे जो बाजार में मिलते हैं उनमें तो रेत चिपकाई जाती है, लेकिन अलग अच्छा अगर आपको चाहिए एब्रेसिव तो डायमंड का होगा। ठीक है, इट इज। हाँ, एब्रेसिव। एब्रेसिव का मतलब है कि सैंडिंग के पर्पस के लिए, या एमरी पेपर, जो नाम आप जानते हो, या रेड माल घिसने के लिए। एब्रेसिव तो सबसे बड़ी बात है, एब्रेसिव हम जानते हैं किसी चीज को घिसाई करने के लिए। तो इट इज यूज्ड फॉर दिस। नाउ इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? सर हाई होता है। इज 5500। वैसे मैं एक बार चेक कर लेता हूं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 5 चेक करो, कुछ लिखा है बुक में? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है।
हाई 15 पॉइंट है 5500 है वैसे और देखो सर आपने मीटिंग पॉइंट की मीटिंग हाँ सर वो मीटिंग मेल्टिंग की मीटिंग एक मिनट सर सर्च फिर तो मिल अच्छा इसमें मेल्टिंग नहीं लिखा है हाँ सर इसलिए सर वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड 7,280 degrees Fahrenheit. According to National Geographic Society, the ultimate melting point of diamond is about 4,027 degrees Celsius. गलत बता रहा है 4027 डिग्री Fahrenheit. इट्स मेल्टिंग पॉइंट कितना है 4027 डिग्री सेल्सियस इट्स स्ट्रक्चर इज क्रिस्टलाइन इसका स्ट्रक्चर कैसा है इज क्रिस्टलाइन सबसे पहली चीज ये ज्वेल की तरह यूज होता है एब्रेसिव की तरह यूज होता है इट इज यूज फॉर कटिंग ग्लास एंड अदर मटेरियल्स ये भी है तो इसकी जो शार्प पिन है उस इसलिए यूज होती है इट इज आल्सो यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास शीट्स ये सारी चीजें हैं अब देखिए इफ डायमंड को जला दिया जाए तो क्या बनेगा यस क्योंकि वो इट इज मेड ऑफ कार्बन तो जला दिया जाएगा तो CO2 बन जाएगा इफ डायमंड इज बर्न्ड देन इट फॉर्म्स CO2 क्योंकि कार्बन का बना हुआ है सो इफ डायमंड और इसका सिंबल क्या है क्या C है क्योंकि सारे एलोट्रोप तो C के ही हैं सो डायमंड इज बर्न्ड it forms now graphite का किस तरीके का है it is having hexagonal ठीक है layered structure तो वेयर हर कार्बन इसमें किस तरीके से होगा इन विच एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद अदर टू कार्बन से होगा जरा इसको चेक करें वीडियो में तो फिर कुछ और चीजें पता चलें ना but inscribed inside the four opposite corners of a cube. This generates the same tetrahedron as shown before, only inscribed inside a cube. ना By tilting, ये देखो ये तो आपने देख लिया कि डायमंड है डायमंड में आप वैसे भी देखोगे तो क्रिस्टलाइन है तो एक पैटर्न दिख रहा है आप ट्रायंगल बता रहे थे ना ट्रायंगल बन जाता है उसी को एक्सटेंड किया जाए ये डायमंड का स्ट्रक्चर है cubic geometry. ये है दिस इज ये भी नहीं है आगे बढ़ते हैं ये देखो Since carbon must always This form is four very bonds, one of the three bonds must be a double bond. This gives an अब atom. देखो ये इसका सिंगल स्ट्रक्चर है जिसमें जो आपकी बुक में नहीं दिया है बुक में आप देखोगे तो थ्री बॉन्ड ही है एक और नहीं दिया ना डबल बॉन्ड नहीं दिया है तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को देखो तो क्योंकि कार्बन की कितने की वैलेंसी है 4 की वैलेंसी है तो 4 से जुड़ा रहेगा कि नहीं सो नाउ कार्बन में इट हैज हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर तो पहले तो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर आप ऐसे बना लें इस तरीके से तो ज्यादा नहीं तो इतना ही बना लें और ये अब इसकी मैं टेट्रावैलेंसी कैसे पूरी करूं जरा चेक करो
तो एक बॉन्ड ये, फिर एक बॉन्ड ये, अल्टरनेट पे चलना, एक फिर लीव कर दो, फिर एक, फिर लीव कर दो, फिर एक और फिर लीव कर दो। बोलो एक एक छोड़ के बनाया, 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट 1 डॉट, हो गया कि नहीं। फिर इसके बाद ये है तो ये छोड़ना पड़ेगा, तो यहां पकड़े, और फिर इसके बाद ये छोड़ के ये, तो हर एक को 4 है। जरा चेक करो इस कार्बन के क्या 4 हैं, जरा चेक करिए। तो ये कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहा हूं, तो ये कार्बन 2 डबल बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा है, चेक करो, ये भी तो कार्बन ही है यहाँ पे, और इधर पे किससे जुड़ा है, सिंगल, और इधर भी यहाँ पर इससे आया है, तो क्या हो गए इसके 4 बॉन्ड? Yes. बोलिए, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए। ऐसे सभी के 4-4 बॉन्ड हैं। अभी कहीं पर अगर नहीं भी बन रहे हैं तो वो तो आगे बढ़ता चला जाएगा ना, ये पूरी प्लेट होगी, ऐसा लगेगा जैसे ताश के पत्ते ना हो और ऐसे छोड़े जाएं और फिर वो खिसकते चले जाएं। सो दीज आर हैविंग डबल बॉन्ड, और जो डबल बॉन्ड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे वो लेयर क्या होंगी, दे विल बी हैविंग सम रिपल्शन and they will slip over each other. These are slippery layer which will slip over each other. इसलिए ग्रेफाइट का जो पाउडर होगा वो हाथ में रखोगे तो ऐसे फिसलेगा कि जैसे सीमेंट जैसे नहीं फिसलती है, उसी तरीके से फिसलेगा। और उसी ग्रेफाइट की जो ग्रीस है वो साइकिल में डालता है, वो काली ग्रीस जो यहाँ पर साइकिल वाला रख रहा है, दैट इज ग्रेफाइट ग्रीस। या फिर एवियोनिक्स में भी जो ग्रीस होती है वो इसकी है। तो इसका कैसा स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। उस दिन हमने ये आपको नहीं बताया था, हमने आपको एक प्रीलिमिनरी स्ट्रक्चर बताया था, हाउएवर दिस इज द स्ट्रक्चर। और ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर, वे दीज लेयर्स क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर है और एग्जैक्ट ऊपर नहीं है। जरा इसको भी देखो, क्या ये एग्जैक्ट ऊपर है? पहले तो लेयर देखो, तो आप इसको इसमें देखिए, तो एक हेक्सागोनल पर दूसरा हेक्सागोनल एग्जैक्टली नहीं लाई कर रहा है, आप चेक करो। तो मतलब कहीं और से बंधा हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें। सो यू कैन जस्ट पास, तो पता चलता चला जाएगा। इसमें भी यही चीज है, ये जो दूसरा वाला है, तो इसको आप देख लीजिए, इट इज नॉट लाइंग एग्जैक्टली ओवर ईच अदर। सो ठीक है कि नहीं? सो इट इज बट दीज आर लेयर्ड स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है सर, अगर रिपल्शन हो रहा है सर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। जो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड यूज की जाती है, Several different resonance structures can be चलो drawn, ये देखो, depending upon the placement of the double bonds. In graphite, the carbon atoms are sp2 hybridized, with each carbon atom having a trigonal planar geometry. The atoms are connected to form a flat 6-membered ring that extends indefinitely in 2 dimensions. only the The graphite structure of graphite consists of layers of these infinite sheets stacked one on top of another. अब ये दूसरी वाली The शीट देखो, layers do यही not इसमें lie दिखाई पड़ रही है। immediately on top of one another, but instead are offset as shown here. ये देखिए श्रीजन, Let's ऐसी take दिखाई another पड़ रही look ना, at एक के the ऊपर way दूसरी। these layers are stacked from the तो side. अगर ऊपर से देखेंगे As you तो should be able to alternate, see, alternating layers और are उनके बीच equivalent. में फाइन गैप है जिसमें वो The स्लिप gray कर सकते हैं। cylinders connecting like layers are for illustration only. There is no actual bonding between the ये layers. actual bonding नहीं है, Graphite ये is सिर्फ therefore hold said to करने के be लिए रखा a गया है। two-dimensional network covalent ये सब बॉन्ड solid, नहीं है, as the chemical बस वो bonding दिखाने के only लिए occurs हम दे रहे in हैं। 2 dimensions. So अब जरा देखें, so it is having ग्रेफाइट कंडक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। जो ये डबल बॉन्ड है उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो चाहे तो डबल बॉन्ड बना ले, लेकिन कभी कभी हट जाता है और उसी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। डबल इसमें रिपल्शन होता है, क्योंकि आपको मालूम है ये अनसैचुरेटेड है, ये भागने की कोशिश करेगा, कहीं पर भी जरा सा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा तो निकल जाएगा। सो इसलिए इट इज हैविंग हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड it is soft and slippery. सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी। अगर आप अपनी पेंसिल की लेड पर डेंट लगाना चाहो फिंगर से तो डेंट लग जाएगा, सॉफ्ट तो होता ही है ना। तो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है एंड एज इट कंटेन्स
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो डबल बॉन्ड है उसको मैं फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह रहा हूं क्योंकि वो मूव कर सकता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कंडक्टर ऑफ इट इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल बोथ कंडक्टर। जब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कहीं से एनर्जी लेकर दूसरे को देगा, तीसरे को देगा, वो तो घूम रहा है तो एनर्जी भी दे सकता है। सो इट इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, सर ये होता नहीं है ये वाला। क्या चीज? ये नहीं होता है। सो इट इज थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ओके, नाउ इट इज यूज्ड। ये किस लिए यूज होता है? यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन सेल्स। तो कोई भी जो सेल होगा उसमें हम ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, या अगर हम वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो दो इलेक्ट्रोड डालेंगे जिसमें गैस कलेक्ट करनी है, जिसमें बबल्स कलेक्ट करने हैं। 2 पेंसिल डालते हैं कि नहीं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में जब वाटर का करते हैं, और उसी में सेल लगा देते हैं। तो उन्हीं लेट्स पर क्या होता है, यही तो ग्रेफाइट की है। ये समझ लीजिए बस एक इलेक्ट्रोड है। अगर मैं इन दोनों पेंसिल्स को एक एक इसमें डाल दूं, दोनों स्विच में, और टच कर दूं, तो टच करने पर इसमें स्पार्क पैदा हो जाएगा। या पेंसिल का एक सिरा आप उसमें डाल दिया, दूसरे सिरे पे टच करें तो आपको झटका लग जाएगा, यू विल फील ए शॉक। ओके, सो इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। थर्मल कंडक्टर भी है और साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी है। ठीक है, सो इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन जो भी सेल्स होते हैं, यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी हाई है। सो लेट अस सी 3870 होगा, फिर भी मैं चेक कर लेता हूं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेफाइट। Here's a summary from BBC. Graphite. तो it has high melting point. So इसलिए जब ये हाई मेल्टिंग पॉइंट है, सो इट्स पाउडर्ड फॉर्म। पाउडर फॉर्म कितनी भी पाउडर कर लो, वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर थोड़ी ना मिटा पाओगे। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर वो स्लिप करेगी। सो इट्स पाउडर्ड फॉर्म इज यूज्ड एज, ये किसके लिए होता है? टू रिमूव फ्रिक्शन एट हाई स्पीड रनिंग मशीन्स। उनके बीच में जो पिस्टन ऊपर नीचे होगा, अगर ग्रेफाइट डाल दो तो क्या होगा उसमें, उनके बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि बीच में ग्रेफाइट आ गया है। तो इसकी वजह से उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और ग्रेफाइट खुद भी मेल्ट नहीं होगा। अगर वहाँ ऑयल डालोगे तो जानते हो क्या होता है, जैसे ट्रांसफार्मर और सब जगह आग लग जाती है। ऑयल को अगर एक टेम्परेचर से ऊपर चला जाए तो वो ऑयल क्या होगा? पहली बात ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अपनी प्रॉपर्टी खो देगा तेल। और ग्रेफाइट क्या 3600, आपका जो बर्नर है उसकी इनकैंडिसेंसी, जो ब्लू बर्नर है ना घर का, वो 2000 है और समझो 3600 तक ले जा रहा है। वहां तक के टेम्परेचर को ये विदस्टैंड कर रहा है बिना मेल्ट हुए, तो ड्राई पाउडर बना है। तो इट इज यूज्ड टू रिमूव फ्रिक्शन एट हाई स्पीड रनिंग मशीन्स में। ये ड्राई पाउडर की तरह ड्राई लुब्रिकेंट किस तरीके से यूज होता है? इट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट इन हाई स्पीड रनिंग मशीन्स। Now, it has high melting point and इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड स्लिपरी तो हमने लिख ही दिया है। सो इट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट इन हाई स्पीड। सर इसमें बुक में तो लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टी नहीं दे रखी है, सिर्फ 3 ही दे रखी है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग बुक्स हैं, तो मैं दिखा देता हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि ठीक है, जो भी है कहीं कहीं जगह से सब अलग अलग बुक में दिया है, वो भी हम दिखा देंगे। ठीक है, जो कि ग्रेफाइट हम लोग एयर फोर्स में तो भी यूज करते हैं, तभी नेट पे दिखा देंगे। ठीक है, सो ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी यूज्ड एज ड्राई, मतलब तो समझ में आ गया ना कि अगर पेंसिल को आप क्रश कर दो इसको तो इतना फाइन हो जाएगा और ये यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमने लिखा मेल्टिंग पॉइंट कि नहीं,
नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है 3600 डिग्री सेल्सियस, तो यूज किया जा सकता है। और क्या चीज है? सर हाँ सर डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स है, पर डायमंड इतना हार्ड क्यों है और ग्रेफाइट इतना सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि उसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है और इसका ट्राइगोनल है। जरा चेक करो, बहुत अच्छी बात बोली। बोले प्रांजल बोले कि ये तो ट्राइगोनल है सर, यहाँ तो ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पर टेट्राहीड्रल आपने दिखा दिया। क्या यही बात है कि ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसीलिए ये हिल डुल नहीं सकता और इसमें डिफरेंट लेयर इंडिपेंडेंट है तो फिसल सकती है ताश के पत्ते की तरीके। तो अगर मान लीजिए वो चीज़ डाल दी जाए तो वो डिफरेंट लेयर्स हैं, तो वो डिफरेंट लेयर्स आपस में क्या होंगी कि फिसलेंगी। और अगर यही दोनों ग्रेफाइट यहाँ डाल दिया जाए तो क्या ये जो लेयर है, ये देख लो, क्या ये लेयर रोल हो जाएगी और रोल होकर ये ऐसी बन जाएगी? जरा देखो तो, समझ आई बात कि नहीं? ये लेयर समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मान लीजिए मैं क्या करूं, इसको स्पार्क प्रोड्यूस करूं, दो ग्रेफाइट में एक में प्लस लगाऊं और एक में माइनस, तो बहुत सारी वो ड्रॉपलेट्स गिरेंगी क्या ग्रेफाइट की, और वो रोल हो करके ये जो शीट है क्या ऐसी बन जाएगी और फिर इसका नाम फुलीरीन कहलाएगा। समझ में आ गई ना बात आपको? तो ये आपस में स्लिप करती हैं, जैसे ताश के पत्ते नहीं फेंटे जाते हैं, तो इस वजह से ये ड्राई लुब्रिकेंट है। और जैसा कि प्रांजल ने बताया कि इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों को जान लेना चाहिए। अब जरा देखो, इसके अलावा इट इज यूज्ड एज लेड इन राइटिंग आल्सो, ठीक है? सो इट इज यूज्ड एज पेंसिल लेड फॉर राइटिंग। तो तीन चीज क्या बताई? इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया, दूसरी चीज क्या बताई? ड्राई लुब्रिकेंट, तीसरा राइटिंग, और चौथा क्या? इट इज आल्सो यूज्ड एज ए ग्रेफाइट ग्रीस इन एवियोनिक्स। वहां तो खूब इस्तेमाल हम लोग करते थे, ठीक है? सो इट इज आल्सो यूज्ड। अब देखो ये है महंगी ग्रीस, लेकिन अब ये बगल में एयरफोर्स है तो वहां से अंदर से ला के साइकिल वाले भी यूज करते हैं भाई, उनको मिल जाती है सस्ते मध्य में, कहीं से कहाँ से आ जाती है। मैंने देखा कि ग्रेफाइट ग्रीस कहाँ है आपके पास, बोले सर मिल जाती है हमको ये चीज। सो इट इज आल्सो यूज्ड, इट इज आल्सो यूज्ड एज ग्रेफाइट ग्रीस। वरना जो कंबशन चैम्बर है या जो भी हम लोगों के हैं इंजन्स होते हैं, क्राफ्ट इंजन्स, उन सब में इस्तेमाल होते हैं। तो दिस इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पता चल गया। इसमें ज़्यादा ना करें तो बस एक दो बॉन्ड ऐसे बना दें जो आपको ऐसे लगता हो, ये ऐसे ऐसे बना दें कहीं कहीं, तो उससे पता चल जाएगा। ये 3-4 बना देंगे तो चल जाएगा, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है? तो ये डबल बॉन्ड ऐसे ही बना दें आप। Now, next is Buckminster Fullerene। तो एलोट्रोप आपको समझ में आ गया? सर इनके स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं क्या? हमें जाननी चाहिए, कुछ भी है, हमें रटना नहीं है एक्चुअली। हाँ, मेरा मतलब आप समझ गए तो फिर आपका दिमाग से निकल गया, फिर बहुत रेशन नहीं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट इन हाई स्पीड रनिंग मशीन। देखो ये According to Doudna, graphite cleaves easily between the layers, so it is very soft and slippery. As a result, it is used as a dry lubricant in machines at high temperature. ठीक है ना? इमेज में नहीं, इमेज में क्या ऐसे ही दिखा दिया? सर वो ऊपर ही नहीं पूछा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज बकमिंस्टर फुलीरीन। किसी का नाम है सो एक और चीज है, तो जो ग्रेफाइट में कार्बन है और कार्बन के साथ ये बॉन्ड था और ये बॉन्ड था, ये था,
क्या यही हेक्सागन बना रहा था? बोलो, ऐसे ही तो बन रहा था। तो इनके बीच में कार्बन 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 बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 120 डिग्री। 120 degree. So in this carbon carbon bond angle is 120 degree, ठीक है, and carbon carbon bond length is 146 पिकोमीटर से कम होती है, ठीक है, and 146 पिकोमीटर, इसका मतलब कितना हुआ? 10 to the power 9. बिल्कुल सही। अब जरा देखो, जो हमारे यहाँ पर सेल होंगी तो वो सेल में भी अंदर जो पड़ा होता है, आपके इतनी बड़ी वाली सेल देखी है 1.5 वोल्ट की जो आप टॉर्च में लगती है, उसके बीच का जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना हुआ है? क्या वो ग्रेफाइट का बना हुआ है? ये देखो, ये देखिए, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो किसका बना हुआ होता है? That is, है कि नहीं? बड़ी वाली सेल होती है, इसमें भी होगा, इसको भी तोड़ोगे तो पतला वाला क्या होगा? वो ग्रेफाइट का होगा, और नहीं तो बड़े वाले में भी अगर आप तोड़ोगे तो भी क्या होगा? ये किसका बना होगा? अरे इसमें ब्लैक कलर का क्या होता है? ये ग्रेफाइट है। नहीं सर, ये तो होता है ब्लैक कलर का भी निकलता है। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और NH4Cl MnO2 को रखा हुआ है। अब जरा देखो कि फुलिरीन, so our third allotrope is fullerene. Now ये कैसे बनता है? So it is, जो भी फुलिरीन्स हैं जो हमने आपको नोट्स दिए हैं उसमें C60, C120, C80, C100 कई तरीके के फुलिरीन आते हैं, और उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं फुलिरीन्स के, जैसे इनके पास है। तो फुलिरीन का इसमें स्ट्रक्चर है, इसमें तो एक ही दिया है, इसमें जोड़ा नहीं दिया क्या? ये देखो पूरी फुलिरीन की रेंज ही बना डाली, ये देखो कितने सारे हैं, C60, C100, C120। तो C60 जरूरी नहीं है। सर पहला तो वही डिस्कवर हुआ था ना, कार्बन। नहीं, जब आप क्या करोगे, अब देखो फुलिरीन क्या है कि इफ, ठीक है, स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ये मैं 2 इलेक्ट्रोड ले लूं और एक पे प्लस लगा दूं और एक पे क्या लगा दूं? माइनस। सो स्पार्क इससे प्रोड्यूस करूं 2 पेंसिल किलर से, तो उससे क्या होगा? सो इफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, ऐसे, तो एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड यहां ले लो पेंसिल किलर और एक ऐसे, और इसको क्या कर दो, यहां पर एक प्लस लगा दो और एक माइनस, यानी दोनों पॉइंट में डाल दो एक तार, और एक पे पेंसिल पे और फिर टच कर दो, तो क्या स्पार्क प्रोड्यूस होगा? स्पार्क प्रोड्यूस होगा। और जब स्पार्क प्रोड्यूस हो गया तो क्या छोटे छोटे गोलियां बनेंगी, ये जो लेयर है ये मुड़कर एक फुटबॉल बना देगी क्या? देन ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? फुलिरीन। ये बहुत अच्छा बोल दिया इन्होंने, बोले कि वैसे तो जो इसको स्पार्क से प्रोड्यूस होता है उसे तो हम फुलर्स कहते हैं, बट यहाँ फुलिरीन क्यों कहा जाए? बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि बोलते हैं कि जो उससे निकलता है स्पार्क प्रोड्यूस होता है कि नहीं, तो बहुत सारी जो चारों तरफ ऐसे छितर जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? फुलर्स। एंड इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? फुलिरीन्स। तो क्योंकि हमने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड से इसको यूज किया। सो इफ इलेक्ट्रिक स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड by using 2 graphite electrodes, then various spherical
स्ट्रक्चर्स जो कि C60 के भी हो सकते हैं, C80 के भी हो सकते हैं, C100 के भी हो सकते हैं और C120 के आर फॉर्म। हमारे कोर्स में C60 वाला है, ठीक है, आर फॉर्म। सो इन C60 स्ट्रक्चर, ये भी एक फुली रीन है क्योंकि ये सभी स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, दीज आर कॉल्ड फुली रीन। इन्हें क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड फुली रीन्स। अब देखो इन C60 स्ट्रक्चर, ये तो इसे पीछे बढ़ाइए और ये काउंट करिए इसमें कितने पेंटागन हैं और कितने हेक्सागन हैं, तो ये पता चल जाएगा। आप भी काउंट करिए और पीछे बढ़ा दीजिए। सो दीज आर कॉल्ड फुली रीन्स। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये C60 का, इसमें कितने कार्बन है? 60 हैं। 60 में क्या आप यहाँ पर ये देख रही हैं कि 5 से भी घिरा हुआ स्ट्रक्चर पेंटागन, और पेंटागन के चारों तरफ हेक्सागन है। फिर इस तरीके से चल रहा है पेंटागन, और पेंटागन के चारों तरफ क्या है? हेक्सागन। सो यू कैन जस्ट सी एंड बाईपास इट। सर तो ये पर्पल लाइंस क्या है उस वाले में? वो कुछ नहीं है। अब देखो, सो दीज आर कॉल्ड फुली रीन्स इन C60। 12 हेक्सागन वाइट वाले भी हैं। फुली रीन, जरा देखो, इन C60 फुली रीन इट हैज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है? इट हैज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। सर 12 पेंटागन। हाँ हाँ वो फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए, नाउ बुक में भी आप देख सकते हैं फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में एक पेंटागन कितने हेक्सागन से जुड़ा हुआ है? 3 5 ये पेंटागन है। पेंटागन के बाद अब आप इसमें क्या बना दें? हेक्सागन। ये हेक्सागन हो गया। इधर भी क्या होगा? दूसरा हेक्सागन। ये 6 का है और ये कितने का है? 5। ये और ये, तो ये 6 वाला, ये 6 वाला, और इस तरीके से 20 ये 6। लेकिन जो 6 है हेक्सागन का क्या होगा? ये देखो कि हेक्सागन के चारों तरफ पेंटागन, हेक्सागन। अब यहाँ फिर से क्या आएगा बोलो? यहाँ पेंटागन आ जाएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा? हेक्सागन, और फिर क्या आएगा? पेंटागन। तो यानी 5 6 5 6 5 6, ये इन सबको मिला दिया जाए तो इस तरीके, समझ में आया? तो each pentagon is surrounded by 5 hexagons and each hexagon is surrounded by 3 pentagons and 3 hexagons। आप देख लो, आपके पास अगर वो बॉल आई होगी तो पता चल जाएगा। इतनी बात समझ, नहीं तो बुक में भी देख सकते हो। बुक में है कि नहीं? तो बुक में भी देख सकते हो कि पेंटागन से कुछ आगे से ये सराउंडेड है और फिर उसके बाद ये चीज हो जाएगा। ओके, नाउ it has football like structure in which all carbon atoms are present at its vertices। सारे जो 60 कार्बन एटम है वो इसके कहां पर प्रेजेंट है? क्या वर्टेक्स में? so in which all 60 कार्बन एटम, इधर ध्यान दीजिए, are present at, हाँ बोलो, अब पास कर दीजिए। एट इट्स वर्टिसेस, ठीक है। इट हैज 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो जिसको वो बॉल देखनी है तो आधी बॉल के ऊपर के पेंटागन काउंट कर ले तो 5 ऊपर के हो जाएंगे, 6 ऊपर के हो जाएंगे, 6 नीचे, तो 12 पेंटागन। 12 और वो 20 वो हेक्सागन है। 20 हेक्सागन है। सो इट हैज 12 पेंटागोनल
and 20 hexa सर वो क्या लिखा -60 -8 ये जैसे इन्होंने बताया कि C60, ये प्रवीण ने हम लोग को बताया है कि 60 कार्बन एटम हो तो C60, इधर उधर ध्यान दोगे तो चीजें फिर माइनस में ही बोलोगे और नहीं तो क्या है, ऐसे फिर वर्ड ही नहीं निकलेंगे अगर सही तरीके से सुनोगे। C80 कार्बन है तो C80, 100 है कार्बन तो C100 और C120 कार्बन का बना हुआ फुटबॉल हो तो 120, हमने आपको बुक में भी दिखाया, फिगर में भी दिखाया, ठीक है कि नहीं। सो 12 उसको परसीव करो जो आइडिया दिया जा रहा है, ठीक है। 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ईच पेंटागन इज सराउंडेड बाय 5 hexagon and each hexagon is surrounded by alternately with pentagon and hexagon। उतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम समझ सकते हैं। ओके, तो इतना बस फुलिरीन के मामले में ज्यादा नहीं है, लेकिन इस चीज को आपको मालूम है, ये यहाँ ये सबसे पहले जो फुटबॉल का डिजाइन है ये लंदन में एक मॉल बनाया गया और उसके ऊपर एक बकमिंस्टर ने इस तरीके का डिजाइन बनाया फुटबॉल का, तो उनके नाम पे, क्योंकि ये देखा कि अरे ये जो बन रहा है ये स्ट्रक्चर, ये तो बिल्कुल लंदन जाओगे तो यहाँ विजिट कर लेना, तो ये जो भी एक जियोडेसिक डिजाइन है, जियोडेसिक का मतलब है कुछ ज्योमेट्रिकल डिजाइन। सो दिस फुलिरीन C60 फुलिरीन रिजेंबल्स with geodesic design which is present in a building of London which is made by Buckminster, hence its name is Buckminster Fullerene। इसका नाम Buckminster Fullerene क्यों है? क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो फुटबॉल के डिजाइन की तरह है। जो सबसे पहले ये डिजाइन किसने बनाया? बकमिंस्टर ने। कहाँ बनाया? ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लंदन के एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में बनाया, तो उससे इसका स्ट्रक्चर मिलता है जो हमारे स्पार्क निकले ना, जो फुलर्स निकले, तो इस वजह से इसका पूरा नाम क्या पड़ गया बताओ? बकमिंस्टर फुलेरीन। सो इट्स डिजाइन, इट्स डिजाइन रिजेंबल्स, सर ये हार्ड होता है कि सॉफ्ट है, रिजेंबल्स विद, ठीक है, जियोडेसिक डोम, जियोडेसिक डोम डिजाइन्ड बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। बाय सर कुणाल पूछ रहा है सर फ्लोरीन सेम है सर ये सर, एक मिनट, यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? सो इट इज कॉल्ड बकमिंस्टर फुलेरीन। ओके, नाउ इसमें लिखा नहीं, बट ये डोम जो है लंदन में बना हुआ है। सर ये बकमिस्टर फ्लोरीन और सर प्रोडक्ट टेबल में जो फ्लोरीन है सर वो कुछ डिफरेंस है? फ्लोरीन वो तो फ्लोरीन है, ये फुलर है, ठीक है ना, तो फुलर और फ्लोरीन अलग है। ओके, अब देखो ना, सर नीचे का लाइन मत दिखाना, दो लाइन जब तक आप बोले आधा खेल हो। आप इसको इस डिजाइन ठीक है, पूरा ही है, मिटा नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो एलोट्रोप्स के बारे में आप लिख लेंगे ना। यस। अरे फ्लोरीन से पेट्रोल कैसे बना? आज की बात है सर फ्यूचर में नहीं होगा। अभी आप टाइम ट्रेवल करके आए नाउ नेक्स्ट इज बल्ले भी चले जाते हैं।
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वही तो तुमने खड़ा सकता था ना। कुशागर मतलब बोल को छोड़ ही नहीं करता। क्यों? पता भाई दूध और चार चार कितने स्ट्रेस पे जल्दी हो रही है। मैं तो देख रहा था, महसूस कर रहा था। फील ले रहा था उसमें पूरा। सोना थोड़ी था रोज तो था ना। बोल रहा था नहीं छोड़ूंगा। संपत बफेट का। बच्चे फाइट करो बोल रहा आज सृजन के घर में फिट करूंगा। उधर आ जा भाई, इससे पंगे कौन ले? हाँ वही तो बोल रहा है। ठीक से बिछड़ चुका है। वो घर में पर दीवारें फोड़ने के लिए अभी क्या क्लिक कर रहा है वो इधर से दोस्ती ना बैठी है। तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक डिफरेंस एक साथ लिख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? 2-3 लोगों ने तो अच्छा किया है टेस्ट में, बट सबने पूरे डिफरेंस नहीं लिखे। कौन सा कब हुआ था? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड का। अच्छा मैं कल का टेस्ट चेक हो गया क्या? कल का हो जाएगा। Now, तो आज टेस्ट होगा क्या? that is saturated hydrocarbon and unsaturated less react it is if हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बन रहे हैं इज हैविंग ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन इज हैविंग ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन इज हैविंग multiple फ्यू। कुछ कैसे होते हैं? कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल भी हो सकते हैं या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स। सर इस कार्बन कार्बन मतलब कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स देखेंगे हम, और चीजों के नहीं देखेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के नहीं देखेंगे, क्योंकि कहीं किसी किसी कंपाउंड में CH3COOH में क्या होता है कि ये है एसिटिक। तो ये डबल बॉन्ड है और ये ऐसा। और बढ़ा दो, अगर मैं इधर कार्बन और बढ़ा दूं तो क्या होगा बताओ? ये ऐसे भी बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? बोलो। अच्छा इतना था तब क्या कहते थे? बोलो। एसिटिक है ये सही बोल रहे हैं, सर। एसीटोन हो जाए। बहुत अच्छा इन्होंने कहा है। जैसे इन्होंने कहा एसिटिक एसिड, CH3COOH बोला कि नहीं, एसिटिक एसिड। लेकिन अगर यही कार्बन बढ़ जाए तो अब ये बन जाएगा अमूल बटर। अच्छा, मतलब ये चीज क्या बन जाएगा? अमूल बटर। तो क्या इनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है? तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको कहेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। और सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो वो क्या आपकी बॉडी में चला जाएगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा किसी से, तो ये तो बड़ा खतरनाक है। रिएक्ट ना करे तो हमारी बॉडी में ही रह जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। तो जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यानी एसिटिक एसिड का अगर फैमिली का डेरिवेटिव उसके आगे के चेन को बढ़ाते चले जाओ तो जहाँ 4 कार्बन है वहाँ क्या बन जाएगा?
ब्यूटायरिक एसिड। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एक 2 है तो इथेनोइक एसिड, 3 है तो प्रोपेनोइक एसिड, और 4 है मेथ एथ प्रोप ब्यूट होता है कि नहीं, तो ब्यूटायरिक तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड, क्योंकि सबके बीच में एक CC के बीच में देखना है। तो ये ना कहो कि डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो सब में है, फिर भी ये सैचुरेटेड क्यों है? क्योंकि आपने किसके किसके बीच बॉन्ड देखा, कार्बन कार्बन का देखो, कार्बन ऑक्सीजन का ना देखो। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है कि नहीं? तो जो सैचुरेटेड होते हैं वो खतरनाक होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो हेल्दी होते हैं। अनसैचुरेटेड में तेल आ जाते हैं, तेल खाना फायदेमंद है, वो रिएक्टिव होता है तो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो रिएक्टिव ही नहीं होगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो बॉडी में जमा हो जाएगा। ठीक है क्या? ये ठीक कह रहे हैं कि ऑयल इज बेटर देन बटर। बहुत अच्छी बात कही। सर वो पेट्रोल की बात वो तो कोई और ही वो इंजन थोड़ी ये देखो, हाइड्रोकार्बन इज हैविंग ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट इज वेरी लेस रिएक्टिव, सो कॉल्ड सर से पैराफिन पैराफिन so called पैराफिन। पैराफिन अगर नीचे जाओगे ना तो ये पैराफिन की बोतल भी देता है 20 रुपए की, ये वाला अभी हमारे घर पर रखा हुआ है। तो वो पैराफिन किसी पर भी, जब हम ये मेज कुर्सी साफ करते हैं तो पैराफिन लगा देते, चमक जाती है। तो पैराफिन है, कहीं पर भी हाथ पैर में लगा लो तो वो एक तरीके से पैराफिन्स हैं। सो इट इज वेरी लेस रिएक्टिव एंड सो कॉल्ड पैराफिन्स। पैराफिन्स का क्या मतलब है? लेस रिएक्टिव। एफिनिटी का मतलब रिएक्टिविटी। सर और ये पैराफिन क्या- वर्ड को हटा दे तो चलेगा ये पॉइंट? चलेगा। फिर आगे के जब है तो ऐसे बाहर जाओगे ना बाजार में और उनसे कहोगे मुझे एल्कीन दे दो, कोई मेडिकल स्टोर पर नहीं ये सब IUPAC नेम नहीं चलते हैं, वहाँ पैराफिन्स ऑलिफिन्स ही चलता। तो इसलिए ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर वहाँ बोल दो किसी से मुझे इथेनोइक एसिड दे दो, नहीं जान पाएगा। बोलो एसिटिक एसिड दे दो, जान जाएगा। IUPAC नेम वो लोग नहीं जानते हैं। समझ में आई बात की नहीं? तो इसलिए ये जरूरी है। इट इज ऑयली इन नेचर। ये कैसा है? एंड हाईली रिएक्टिव, सो कॉल्ड सर ऑयली ऑलिफिन्स। अब जरा देखिए, इट हैज, जैसे कार्बन कार्बन है तो कार्बन में जरा यहाँ चेक कर लो, क्या ये सब सिंगल बॉन्ड है? तो परसेंटेज कार्बन की किस में ज्यादा है और किस में कम है? तो सैचुरेटेड में कम हो गई है। ये देखिए, सो इट हैज लेस परसेंटेज है कि हाई परसेंटेज? चेक कर लो, C2H6 में और C2H2 में कार्बन किस में ज्यादा है? हाइड्रोजन के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ कम है तो पूरा जल जाएगा। सो इट हैज लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन में कार्बन का कितना योगदान? एक हाइड्रोकार्बन ही तो है, तो उसमें कार्बन अगर कम है तो जब ऑक्सीजन उसको मिलेगी तो पूरा जल जाएगा, और पूरा कार्बन ही का बना हुआ है कोई चीज है तो क्या होगा? वो आधा जलेगा, आधा ऐसे ही उड़ जाएगा हवा में। तो उस तरीके से वो सूटी फ्लेम देगा, क्योंकि वो पूरी चीज कार्बन की है। अदरवाइज कार्बन जलेगा, हाइड्रोजन जलेगा तो अलाउ हो जाएगा कार्बन पूरा जलेगा। लेस परसेंटेज है ना, 6 पे 2 है और वो 2 पे 2 है, यहाँ ज्यादा नहीं है। सो इट हैज लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन, सो इट बर्न्स properly and produces clean blue flame। clean blue flame होता है, ठीक है। जबकि ये क्या होता है? it has high percentage of carbon, so it leaves unburnt carbon atom in air and produce
येलो सूटी फ्लेम, येलो सूटी फ्लेम। ऑयल अगर जलता है तो देखते हो उसमें जो एक पीला ऑयल का दिया जलाओ और घी का दिया जलाओ तो उसमें जो ऑयल है उसमें धुआं निकलता है, येलो सूटी फ्लेम है। इसके अलावा इट गिव्स, इस कैसी रिएक्शन देता है? सर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कैसे कंडीशन में? सर हाई विग्रस कंडीशन में। वो लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर लिख दिया कि ये लेस रिएक्टिव है, ये तो इसका नेचर ही है। जैसे मान लो CH4 है और HCl से मैंने इसकी Cl2 से रिएक्शन कराई तो ये H हट जाएगा और H से HCl बन जाएगा क्या? और 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इससे क्या होगा बताओ? क्या HCl बन जाएगा और क्या बनेगा? CH3 और एक Cl है तो ये मिल जाएंगे तो बताओ क्या बनेगा? CH3Cl नहीं बन जाएगा तो CH3Cl। इसको क्या कहेंगे? CH3Cl। कुणाल बताओ इसका क्या नाम होगा? मीथेन तो है। हाँ बोलो बोलो। सर मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, दोनों नाम ही ठीक है। तो क्लोरोमीथेन, इसमें एक हट के एक जुड़ रहा है इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि इसमें क्या होगा? एडिशन रिएक्शन। इट गिव्स एडिशन रिएक्शन। क्या नाम बोले? एक बार बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स एडिशन रिएक्शन। जरा चेक करो कि C डबल बॉन्ड C है तो इसमें अगर Cl2 जुड़ जाए तो क्या एक बॉन्ड खुल जाएगा और कहेगा ये भी टूट जाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा, टेट्रावेलेंट हो जाएगा। तो ये HCl ऐसा क्यों हुआ? इसमें नहीं जुड़ सकता है क्योंकि इसके पास पहले ही 4 बॉन्ड है। अब एक और Cl थोड़ी ना जुड़ पाएगा, एक हटेगा तभी तो जुड़ेगा क्योंकि एक कार्बन के तो 4 ही वैलेंसी है। अब सोचो को Cl भी आ जाए कि हमें भी जोड़ लो तो जोड़ पाएगा क्या? एक हटेगा तब जुड़ेगा। ओके, और तो उसमें क्या होता है कि इन दैट केस एक बॉन्ड हट जाता है और फिर वो जुड़ जाता है। जैसे कि डबल बॉन्ड वाला कोई हो, ये ना सर ये सब क्या है? ये अभी बता देते हैं। संपत्ति का कॉन्फ्लिक्ट। ये देखो ये चीज इथीन है। कार्बन, 2 कार्बन है और उसमें क्या जुड़ जाए? 2 हाइड्रोजन जुड़ जाए। ये इथीन का मॉलिक्यूल है। सो ये किस चीज का मॉलिक्यूल है? ये इथीन हो गया। तो इसमें दो डबल बॉन्ड है लेकिन एक बॉन्ड खुल भी सकता है ना। मान लीजिए इसके पास क्लोरीन आ जाए तो क्लोरीन अगर ये आ जाता है और इससे जुड़ना चाहे तो फिर क्या होगा? क्लोरीन को ग्रीन कलर दिया गया है, इसको इंटरनेशनल ये जो कन्वेंशन है तो ये क्लोरीन है। तो इसमें क्या होगा? क्या इसका एक बॉन्ड खुल जाएगा और एक के साथ ये जुड़ जाएगा और एक के साथ ये जुड़ जाएगा? तो उस तरीके का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? एंड नाउ दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू, फिर किस तरीके से हो जाएगा कि ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसकी जगह क्या आ जाएगा?
क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। और दूसरे में तो फिर क्या बन जाएगा? ये अभी हम देख ले रहे हैं। संपत कह रहे मैं निकाल अब देखो दूसरा नाउ इसकी जगह एक इधर लग गया और दूसरा यहाँ पे लग जाएगा। एंड श्रेयान को रसगुल्ले लगे। नहीं, लेंथ तो सब एक ही है। अब ये देखो, अब इसमें दो और लगेंगे, सो दैट विल बी अब ये चीज बन जाएगी। तो ये बन गया। तो अब ये देखो, तो ये चीज क्या बन गई, हमारे पास ये था और इसी में Cl2 को ऐड होना था, तो एक बॉन्ड खुल गया है क्या, देख लो। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या है कि बाकी एच एच है, तो हमें ये एच लगा देना चाहिए। ये फिर हमारा कार्बन नहीं है, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोनों जगह पे, ये एच लगा दें। आप ये जान लें कि यहाँ पर एच एच है, इस तरीके के बॉन्ड लगे हुए हैं। तो फिर ये बन जाएगा, इसमें दोनों में बॉन्ड खुल गया और फिर क्लोरीन आ गया कि नहीं नीचे। सो सच बॉन्ड विल ऐसा हो जाएगा। पहले Cl2 आया था और Cl2 कहने के बाद अब इस तरीके का होगा। सो वन बॉन्ड ओपन सा, ये चीज हो गई। तो इन दोनों में फर्क देख रहे हैं, सिर्फ एक बॉन्ड खुला है। तो एक बॉन्ड खुलने के बाद उन दोनों में क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। तो दैट इज, ये कैसी रिएक्शन दे रहा है और इसका नाम क्या है, डाइक्लोरो इथेन। मतलब डाइक्लोरो है और ये इथेन है, डाइक्लोरो इथेन। और एक पॉइंट अनीशा आपने क्या लिखा था, 5 पॉइंट बनाए थे, जिसमें लिखा था। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में और कोई डिफरेंस है? 5 पॉइंट तो लिखे हैं और लोगों ने। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, क्या हाइड्रोजन बोलो, हाइड्रोजन एक में ज्यादा होते हैं, एक में कम। वो तो हो गया। और सर इससे एल्केन कहते थे, एल्कीन। हाँ वो सब हो गया। ठीक है, ठीक है। इसमें एल्केन में बस यही 4 पॉइंट है। इसके एग्जांपल्स लिख लो। एग्जांपल क्या है, मीथेन हो सकता है, बोलो। CH4 ये सब चीजें हो सकती हैं। C3H8 हो सकता है। और जनरल फार्मूला क्या हो सकता है, CN, दैट इज एल्केन। तो एल्केन हो गया ना, दैट इज, ये क्या है, दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन का मतलब क्या है, क्या मेथेन। जब एक है तो मेथ बोला जाएगा ना। इसी फार्मूले पे रखो 1 और 2 रखो तो क्या हो जाएगा बताओ, एथ एन। और 3 रखोगे तो प्रोपेन। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। जबकि इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, C2H6H2, Cn और H2n में कौन कौन से आ जाएंगे, C2H4 और C3H6 आ जाएंगे। इसका क्या नाम होगा, सर इसका बोलो। मैं बताऊं, सर इसका इथीन होगा कि नहीं, क्योंकि ये क्या चीज हो गई, डबल बॉन्ड है सर और 2 कार्बन। यस, इथीन और ये प्रोपीन। 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 और एक ऐसा और होता है जो CnH2n-2,
वो एल्काइन होता है जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होता सर है। इथाइन और तो प्रोपाइन। C2H2 और C3H4 दैट इज इथाइन और प्रोपाइन। जिसे नहीं भी पता है तो उसको मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ तो ये पता चल जाएगा, ठीक है, कि इन्हीं के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला आ रहा है और इसमें सिंगल बॉन्ड वाला आ रहा है। ओके नाउ राज का हो गया नहीं चलिए वो आपको आगे समझ में आएगा, उसी के लिए हम आपको बता रहे हैं। वो सिर्फ आपको ही नहीं समझ में आया, वो किसी को भी नहीं समझ में आया। n का वैल्यू ओके अब जरा देखो कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं दीज आर, ये तीन तरीके के हो सकते हैं। दीज आर चेन, ब्रांच एंड रिंग स्ट्रक्चर। सो हाइड्रोकार्बन, सिर्फ हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, उसमें कुछ और नहीं होगा, उसमें O नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन्स हैव 3 स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से हो सकते हैं? चेन और ब्रांच और थर्ड क्या है? रिंग स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि चेन स्ट्रक्चर, कुछ चीजें हम देखें कि रूट वर्ड क्या होता है। रूट वर्ड क्या हो सकता है? मेथ हो सकता है, एथ हो सकता है, ड्रॉप, ब्यूट, पेंट, ऑक्ट, डेक, नोन और डेक, ये सारी चीजें। ये किसके हिसाब से होता है? कार्बन कितने कितने हैं, मान लो, ठीक है। रूट वर्ड को हम एल्क भी कहते हैं, मतलब वो जो नाम है तो एल्केन, जैसे हमने नहीं लिख दिया कई जगह एल्केन, तो एल्क हटा करके मेथेन, एथेन, ऐसा। अब इसके बाद एक सफिक्स होगा, उसका क्या नाम होगा? सर E9 सर जो लास्ट में लगा प्राइमरी सफिक्स। अच्छा, उसके आगे क्या चीज हो जाएगी? सेकेंडरी सेकेंडरी सफिक्स। फंक्शनल। अच्छा, इसके पहले क्या होगा? प्राइमरी 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 प्रीफिक्स। और उसके पहले क्या होगा? सेकेंडरी अच्छा, प्राइमरी सफिक्स जो आगे जुड़े उसको क्या कह सकते हैं? सफिक्स कह सकते हैं, ठीक है। नाउ देखो, एन आ सकता है इसके आगे, मेथ एन, या क्या आ सकता है? इन आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है? आइन आ सकता है। एन में सिंगल बॉन्ड होगा और इन में क्या होगा? और आइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स। ये चीज समझ में आ गई आपको? जैसे ये देखो, सी सी है तो इसका नाम बताओ। सर इथेन है। क्या ये एथ हो गया? और अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें ए, डबल है कि सिंगल? सिंगल है। सी सी के भी सिंगल है तो कौन सा लगाओ? एथ एन। C2H बोलो, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये देखिए कि यही सी होता और इसमें एक ऐसा ग्रुप आता जो इसकी पूरी चाल ढाली बदल देता।
चाल ढाल का मतलब इसमें H हटा दिया, तोड़ दिया और उसकी जगह OH लगा दिया। OH को क्या कौन सा ग्रुप कहते हैं? क्या हाइड्रोक्सी सर ये तो इथेनॉल है। या एल्कोहल ग्रुप कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? एल्कोहल। तो जब इसको एक हाइड्रोजन हटाया ये जोड़ दिया तो इसमें इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है बताओ? सर सिंगल बॉन्ड। क्या ये एथ है और फिर एन है और इसको कहते हैं, ये जो अलग से एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा है उसको कहते हैं ऑल। क्या कहेंगे? ऑल। यानी ऑल कब जुड़ेगा? जब किसी के आगे OH जुड़ जाए। इसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जो किसी हाइड्रोकार्बन को पूरी तरीके से उसकी रिएक्टिविटी कोई बदल दे। हर तरीके का जो ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, मान लीजिए जो इथेनॉल है इसको स्मेल किया जाए, इसको मैं डिब्बी खोल दूं तो अलग ही स्मेल आ जाती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। विनेगर करूं तो पंजेंट स्मेल है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण गंध है। तो इस तरीके से जो भी मीथेनॉल इथेनॉल हर एक ग्रुप की इनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्टिविटी होगी। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स में अगर कोई विशेष ग्रुप जुड़ जाए तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स है। तो इसमें क्या क्या तीन चीजें हैं बताओ? एथ क्या है और एन क्या है और ऑल क्या है? एथ क्या है? एन क्या है? प्राइमरी। और ऑल क्या है? यानी इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है। अगर ऑल जुड़ा है तो उसे क्या कहेंगे? एथेनॉल में सेकेंडरी सफिक्स है। बोलो बात समझ में आ गई? कि ये चीज हो गया। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि ये देखो रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? बाकी सब में H2 लगा दो तो सबकी वैलेंसी पूरी हो जाए। ये देखो, तो अगर रिंग स्ट्रक्चर है तो हम क्या कहेंगे? क्या साइक्लो? बोलो क्या बोलेंगे? तो साइक्लो पहले लगा रहे हो कि बाद में? नाम इसका पढ़ो। साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो। और ये कितने हैं? क्या हेक्स हैं? तो साइक्लो, हेक्स और एन। अब बताओ साइक्लो कहाँ है? अगर मान लीजिए ये रिंग स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लगाओगी। और साइक्लो बताओ क्या है? बोलो। रिंग स्ट्रक्चर है लेकिन वो मतलब उसकी पोजीशन क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स है कि नहीं? प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह आ रहा है। और फिर साइक्लो आके हेक्स क्या है? सर रूट वर्ड। हेक्स क्या चीज है? मतलब ओरिजिन क्या है उसका? रूट वर्ड। साइक्लो हेक्स एन। एन क्या है? प्राइमरी। जितनी बात समझ आ गई? अच्छा ये एक और बात देखो कि मान लीजिए ये C है और यहां पर एक X, ये Cl आ जाए, ये Cl आ जाए, इसका क्या नाम होगा? देखो ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्लोरो और इथेन है। क्लोरोफॉर्म तो CH3 होता है, एक C होता है। क्लोरो और क्या बोला आपने? इथेन। तो ये जो क्लोरो आया है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स है। मतलब सबकी पोजीशन है, सब उसी क्रम में आएंगे, आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने बोला था मिथाइल, ये कह रहे थे कि सर जो है इथाइल क्लोराइड लिख दो। फिर हमने इनकी बात नहीं मानी, सीजन की मान। क्यों मान ली? क्योंकि उन्होंने इज्जत दी, उन्होंने कहा क्लोरो पहले लगाओ। क्यों बोला उन्होंने क्लोरो? उनको मालूम था कि ये सेकेंडरी सफिक्स है, प्रीफिक्स है, पहले आना चाहिए। नहीं तो वो क्यों बोलते इस बात को? बोलो बात समझ में आ गई? तो क्लोरो कहाँ आता है? और कब आता है? जबकि कौन सा ग्रुप हो? Cl। तो फ्लोरो कब आता है? बोलो। जब कभी फ्लोरीन जुड़ा हो तो फ्लोरो लगा देना। तो फिर ब्रोमो कब आता है? जब Br जुड़ा हो तो फिर आयोडो कब आता है? जब आयोडीन जुड़ा हो तो फिर नाइट्रो कब आता है? जब NO2 जुड़ा हो। ये सारे ग्रुप जुड़े हो तो इनको क्या कहते हैं बताइए? सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। और ये हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स, ये हो गया रूट वर्ड, ये प्राइमरी सफिक्स। और ऑल समझ में आ गया? अगर कभी ओइक एसिड लगाओ तो ये जान लेना COOH हो। तो जैसे इथ एन ओइक एसिड। जरा फिर से देखो, फिर से देखिए कि C ये है और COOH। बोलो कितने कार्बन है? 2 है। H। और फिर इसके बाद क्या है?
ये जो डबल बॉन्ड है, वैसे डबल बॉन्ड देखा जाए तो ये इस तरीके का है। फिर और आगे देख लो तो है वही ना COOH। तो H है, फिर N है और फिर OH पे C। समझ में आ गई बात? तो H क्या है? N क्या है? और OH एसिड क्या है? नाउ अगर मैं आपसे कहूं फ्लोरोप्रोपेन, क्या कहा जाए? फ्लोरोप्रोपेन। तो फ्लोरो क्या है? फ्लोरो सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रोप क्या है? सर रूट वर्ड। और एन क्या है? सर प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स। इस चीज को पूरा नोट करो पहले तो, फिर इसके आगे की बात कीजिए। सर ये एन और प्रो सर इसमें मतलब कितने कार्बन होंगे तब आएगा ना? ये जब एक कार्बन होगा तो मैथ आएगा, 2 होंगे, 3, ठीक है, इन दोनों को नोट करिए। अच्छा, अल कब आएगा? जब CHO, सर क्या? यानी एल्डिहाइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप था? रॉक्सैलिक ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हम आगे बता देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और जिसमें स्वीट फ्रेग्रेंस हो, बहुत अच्छी महक हो, उसको कहते हैं एल्डिहाइड। तो CHO ग्रुप लग जाए किसी में तो अच्छी महक, COOH लग जाए तो पंजेंट, तीक्ष्ण गंध, बुरी गंध। CHO समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये कब आएगा बताओ? एल्डिहाइड। ओके, तो हम इसको आगे बताएंगे, बट इसे आप नोट करें। इसका फोटो भी भेज दो। हाँ, तो प्राइमरी प्रीफिक्स बस साइक्लो ही है क्या? हाँ, इसमें सिर्फ साइक्लो है। जब रिंग स्ट्रक्चर हो, जब रिंग पता स्ट्रक्चर, कैसे चलेगा कि वो रिंग रिंग स्ट्रक्चर अभी हम सब बताएंगे आपको। इसकी जो टोटल फैमिली है, 7 फैमिलीज के बारे में सर हाँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जब इसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, कंजुगेटेड बॉन्ड सिस्टम। ये देखो, एक डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर HH हो जाए, यही बेंजीन है क्या? यही डिओड्रेंट है जो हम लोग यूज करते हैं। तो अगर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो तो क्या उसमें एरोमा होगी, खुशबू होगी, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अल्टरनेट क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं किसको? नाइट्रो। नोन, आई नो है। नोन डेक नोट किया आपने? कर रहे हैं। अरे हो गया। एक मिनट, अब इनके कुछ के नाम हम आपसे पूछेंगे। नाम तो टेस्ट है ये तो इस तरह का पूछने से। टेस्ट ही ले रहा हूँ। ओरल टेस्ट सारे सीजन दे तब तक कवर हो जाएगा। सर फॉर्मूला लिखना है कि नाम? नाम लिखना। ये 5 कंपाउंड है, ABCD। रो अब मिटाओ तो मिटा देते हैं ऐसे ना। नहीं, सब रहेगा, अभी तो सीख ही रहे हो ना। शुगर करा के चलो जोड़ दो ये भी ऐसे पता है। सर तो सर नाम ये डायग्राम
डायग्राम का नाम लिखना है ना। सर ए बी करके लिखो बस। हाँ ये भी कर। तो बस नाम लिखना है ना और आते या फिर बताना है फिर कौन सा। कुछ नहीं, बस नाम लिखना है, 5 नाम लिख दो। हाँ 1 मिनट। बोलो। सर अगर सर ये तो पहला है सर, इसमें C4 होगा कि 3 होगा? सारे कार्बन काउंट होंगे, जितने भी कार्बन होंगे सब काउंट होंगे। सर ऐसे फिर हाइड्रोजन भी उसी में काउंट हो अरे जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से क्या लेना देना? आप डाउट मत क्रिएट करो, ये लोग नए नए सीख रहे हैं। सर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो चलेगा। चल जाएगा। होगी वो तो। पता नहीं मेरे को पड़ जाता तो दिख नहीं रहा सर अभी और पढ़ाओ बस क्या हो गया। थैंक यू सर। वेलकम। वेलकम। सर क्या